वेलकम एवरीवन। मैं हूं उमेश शर्मा और एक बार फिर से सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स की बहुत भारी डिमांड पर ऑन डिमांड सैम्पल पेपर सॉल्यूशन फॉर क्लास 10th साइंस। अब तक आप लोगों ने ऑफिशियल सैम्पल पेपर को गो थ्रू कर लिया होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि इस साल के पैटर्न में बायो का पोर्शन सबसे पहले, उसके बाद केमिस्ट्री का पोर्शन और उसके बाद फिजिक्स का पोर्शन सेक्शन ए बी सी 3 अलग अलग सेक्शंस में पूछा जाएगा। तो उसी पैटर्न पे हम लोग इन पूरे सॉल्यूशन को 3 वीडियोस में कवर करेंगे। आइए पहला वीडियो आज फिजिक्स का शुरू करते हैं। हमारे चैनल पे आपको क्लास 10th और 12th के मैथ्स और फिजिक्स के बहुत सारे कंटेंट्स मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको जिन भी टॉपिक्स पे प्रॉब्लम हो रही है उन टॉपिक्स को कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएँ और सारे कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी आपको बहुत आसानी से समझाया जा सके ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। तो आइए आज शुरू करते हैं हम सैम्पल पेपर सॉल्यूशन फिजिक्स के पोर्शन का। कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस। आपको इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 39 क्वेश्चंस होंगे और 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए बायो होगा, सेक्शन बी जैसा मैंने बताया केमिस्ट्री होगा और सेक्शन सी फिजिक्स का होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी बट इंटरनल चॉइसेस आर प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं इंटरनल चॉइसेस के साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 30। अर्नव वाज मेकिंग नोट्स एंड ही रोट डाउन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। ये कॉन्सेप्ट जो है आपका रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेसेस से है, जिसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं कॉन्वेक्स मिरर्स कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये करेक्ट है। कॉन्केव मिरर में आपके रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों फॉर्म होते हैं। रियल इमेज फोकस से पहले तक के जो कंडीशंस होते हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के फोकस के बाहर रखें तो रियल इमेज मिलता है और फोकस के अंदर रखें तो आपको वर्चुअल इमेज मिलता है। कॉन्वेक्स मिरर्स प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड इमेजेस, ये रॉन्ग है। कॉन्वेक्स मिरर्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस your virtual and erect images। तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। इन बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स द इमेज लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, ये करेक्ट है। अब इसमें हमको क्या करना है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें हमारा पहला और दूसरा तो सही नहीं है, दूसरा गलत है, पहला दूसरा भी गलत है, इसमें दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, कर्व मिरर्स के बारे में आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, उसमें हमको चूज करना था कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। एक्सप्लेन द रीजन फॉर अस टू परसीव डे स्काई एज ब्लू। दिन के समय आपको स्काई ब्लू क्यों नजर आता है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। According to the statements, as sunlight passes through the atmosphere, shorter wavelengths such as blue are scattered more than other colors। ये statement correct है। The sky appear blue because all colors are scattered equally। ये statement यहाँ पर गलत हो गया। Blue light is more visible तो नहीं बोलेंगे, eye is more sensitive to blue light। The blue color of the sky is due to longer wavelengths like red एंड ऑरेंज स्कैटरिंग मोर। ये स्टेटमेंट भी गलत है। मेकिंग ब्लू स्टैंड आउट मोर, द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ब्लू कलर्ड पार्टिकल्स, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सनलाइट जब एटमॉस्फेयर से पास होता है तो सभी रेस स्कैटर होते हैं, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्कैटर होते हैं। शॉर्टर वेवलेंथ्स में ब्लू और उसके नीचे वॉयलेट तक शॉर्टर वेवलेंथ्स होते हैं, वो ज़्यादा फैलते हैं। ब्लू और वॉयलेट लगभग समान मात्रा में फैलते हैं, लेकिन हमारी आई सेंसिटिव ज़्यादा ब्लू कलर के लिए है, इसलिए हमको ब्लूइश कलर ऑफ स्काई ज़्यादा दिखता है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 26 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 26 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो आपका हमेशा नेगेटिव होता है, -26 सेंटीमीटर। और कौन सा मिरर है आपका, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस किधर बनता है, राइट हैंड साइड। तो इसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव में आएगा 26 सेंटीमीटर। इमेज विल नॉट फॉर्म एट इन्फिनिटी, चेक कर लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/a।
u, 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय f माइनस 1 बाय u। 1 बाय f की वैल्यू दी हुई है 26 माइनस 1 बाय u की वैल्यू दी हुई है माइनस 26, तो ये हो गया आपका 2 बाय 26। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर रखा होगा तो ठीक है। तो v इज इक्वल टू 13, मतलब v यहाँ पे बनेगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखते हैं तो इसका एक वर्चुअल इमेज हमको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, v इज नॉट फॉर्मिंग एट इंफिनिटी, लेकिन अबाउ सिस्टम के लिए इस फॉर्मूले का यूज करने पर v इज इक्वल टू इंफिनिटी आ रहा है बोल रहा है, जो कि स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा असर्शन a इज ट्रू बट रीजन r इज फॉल्स। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन नंबर 33, द अबव इमेज शोज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज विद एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एक इमेज फॉर्मेशन को शो किया है, आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि रेक्टेंगल के फॉर्म में आपको दिख रहा है? तो मुझे ये रे डायग्राम समझ में आ रहा है, कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम है ये। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रखा है एक पोजीशन में, एक रह गया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विच आफ्टर रिफ्रैक्शन विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेकेंड रे आप फोकस वाला भी ले सकते हैं, पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो दोनों रेस वर्चुअली पीछे की तरफ मीट करेंगे जहां पर इमेज फॉर्म होगा। सॉरी कुछ गड़बड़ किया मैंने। ये ऑप्टिकल सेंटर वाला लेना था हमको रे। एक बार फिर से रे डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है चलिए, ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, कहीं पर भी मैंने ऑब्जेक्ट को रखा। ये एक रह गया सीधा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विच आफ्टर रिफ्रैक्शन विल अपीयर टू बी कमिंग थ्रू फोकस। सेकेंड रह गया ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि डिविएट नहीं होगा, सीधा सीधा चला जाएगा। दोनों रेस एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट की हैं जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन दिस इज कनकेव लेंस। ठीक। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस केस? चूंकि ये डॉटेड लाइंस बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर बना है तो ये इमेज वर्चुअल होगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होते हैं, ये भी आपको डायग्राम में दिख जाएगा। दोनों इमेजेस सीधे सीधे हैं। बेस्ड ऑन द मेजरमेंट्स गिवन ऑन द इमेज कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। तो गिवन डेटा में हमको u दिख रहा है 20 सेंटीमीटर पर, फाइनल इमेज बना है आपका 10 सेंटीमीटर पर, दोनों लेफ्ट हैंड साइड बने हैं, दोनों नेगेटिव होगा। इसमें हम यूज करेंगे लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है? 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। 1 बाय वी की वैल्यू -10 माइनस 1 बाय यू की वैल्यू -20। ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बाय 20 और यहाँ -1 बाय 10। इन दोनों का एलसीएम आ गया आपका 20। ये सिंप्लीफाई करने पर हो गया -2 + 1 विच इज इक्वल टू -1 बाय 20। तो यहाँ पर आपका f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर आएगा आंसर। तो थर्ड वाले ऑप्शन का आंसर होगा -20 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। हमको ये एक रे डायग्राम दिया हुआ है। ये रे डायग्राम किसका है? यहाँ पर जो रेक्टेंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है वो क्या चीज़ है? तो रे डायग्राम के हिसाब से ये होना चाहिए हमारा कॉनकेव लेंस। दूसरा कैसा इमेज बना है? तो इमेज को हम यहाँ पर देख कर बता सकते हैं। इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट इमेज वर्चुअल होता है और ये वर्चुअल लाइन्स भी हैं। डॉटेड लाइन्स मतलब वर्चुअल लाइन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। कैलकुलेट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हम लोगों ने कैलकुलेट किया बाय द लेंस फार्मूला 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू। इसमें दोनों में इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट है और दोनों केस में हम ऑप्टिकल सेंटर से जब डिस्टेंस लेंगे तो दोनों इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है। इस वजह से यहाँ पर हमारा दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फोकल लेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल सा पेपर है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं है। आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो फिजिक्स में पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसी तरीके से केमिस्ट्री और बायो के भी फुल मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। हमारे चैनल पे इस तरह के बहुत सारे कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे और हम आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रीवियस ईयर
के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी लेकर आ रहे हैं, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट को समझने में और बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करने में मदद मिलेगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करें। जिन टॉपिक्स में, जिन पॉइंट्स, जिन कॉन्सेप्ट्स में आपको डाउट्स अराइज हो रहे हैं उनको कमेंट करें, ताकि हम उसके लिए नए वीडियोस लेकर आ सकें। मूव करते हैं आगे की तरफ। फाइंड आउट द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन, ठीक है, फाइंड आउट द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, फाइंड आउट कर लिया। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन में 2 8 ओम के रेजिस्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/Req इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर होता है। तो 1 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/8 और 1/8, दोनों 8 ओम के रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन की बात की गई थी, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसको सॉल्व करने पर आएगा हमारे पास 2/8 विच इज इक्वल टू 1/4। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टेंस इज 4 ओम। पहले का आंसर हो गया आपका 4 ओम। करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टर, इस रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए, अगर हम देखें तो ये दोनों मिलाकर आपके सीरीज में हो जाते हैं। ये 4 ओम वाला जो है, अगर पैरेलल वाले को मैं उसके इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दूं तो ये सीधा सीधा हो जाता है। तो ये अगर 4 ओम है, इसके साथ वाला भी 4 ओम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट, पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा आपका 8 ओम। 8 ओम कैसे हुआ? क्योंकि 4 ओम ये था, इन दोनों का इक्विवेलेंट 4 ओम आया और ये दोनों आपके सीरीज में हैं। अब करंट थ्रू द सर्किट विल बी इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। वी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 वोल्ट्स का, अपॉन रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकाला 8 ओम्स का। तो आपका आई हो गया 8/8 विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर होगा 1 एम्पियर। इस 4 ओम में 1 एम्पियर फ्लो करेगा, यहाँ पर से भी 1 एम्पियर आएगा जो कि 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पर आकर फिर से एडअप हो जाएगा और सर्किट में फिर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इसी का सेक्शन बी, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसमें दिया है करंट इन 12 ओम रेजिस्टर, इस रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा। तो जो भी करंट आएगा यहाँ से आएगा, 2 पार्ट में बटेगा, फिर से आएगा, फिर से आएगा। तो यहाँ पर जो करंट होगा वही करंट यहाँ पे होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं और इन तीनों का इक्विवेलेंट। इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे, दोनों 24 ओम का, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 24 प्लस 1/R1 24 विच इज इक्वल टू 2/24 विच इज इक्वल टू 1/12। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये वाला जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसके लिए हो गया आपका 12 ओम। अब इसके साथ ये वाला सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट इज इक्वल टू इन दोनों का इक्विवेलेंट जो कि 12 आया और प्लस 12 इज इक्वल टू 24 ओम। तो हमको मिल गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट जो कि आया 24 ओम। करंट निकालना है तो करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी की वैल्यू हमको दी हुई है 6 वोल्ट, आर की वैल्यू आई 24, 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। तो इस केस में 12 ओम का जो रेजिस्टर है ये वाला, यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो है आपका 0.25 एम्पियर के बराबर। ठीक है, मूव करते हैं आगे। डिफरेंस इन द रीडिंग्स इन एमीटर A1 एंड A2। A2 हमारा यहाँ है, A1 यहाँ पर है। यहाँ पर से भी आई करंट आ रहा है, यहाँ पर से भी सेम आई करंट आ रहा है, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा सीरीज में लगा हुआ है। देखिए, यहाँ पर से जो करंट आएगा भले ही यहाँ 2 पार्ट में बटे, यहाँ पर सेम करंट फ्लो करेगा। फिर ये सीरीज में है, इसमें भी यही करंट आएगा, ये करंट इससे पास होकर सीरीज में है इसलिए 12 ओम में जाएगा, होते हुए A2 में आएगा। तो A1 और A2 में दोनों में
सेम रीडिंग्स होंगी, रीडिंग्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा, नो डिफरेंस इन रीडिंग्स। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो आप उसको हमको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर कमेंट में हर सिचुएशन जो आ रही है, हर प्रॉब्लम जो आ रही है, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें और आपको बहुत आसानी से चीज़ों को समझाएं। नाउ ये क्वेश्चन आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई का कॉन्सेप्ट है। ये जो हमको दिख रहा है ये क्या है? ये है आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में हमको दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखती, इस वजह से हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। सॉरी, पास की चीजें नहीं दिखती इसलिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं रेस को कन्वर्ज करने के लिए। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन, तो डिफेक्ट ऑफ विजन हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, हाइपरमेट्रोपिया है। किस तरह का लेंस यूज हो रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम दैट शोज द डिफेक्ट ऑफ द विजन। इस विजन को शो करने वाला रे डायग्राम, तो इस विजन को शो करने वाला जो रे डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये सपोज हमारा आई लेंस है, ये जो दिया हुआ है ये हमारी आई हो गई। यहां पर से रेस आएंगे ऐसे, ये ऐसे फैल जाएंगे और एक दूसरे को काटेंगे बिहाइंड द आई। तो ये फैले हुए रेस को पास लाने के लिए, कन्वर्ज करने के लिए हम यूज करते हैं कन्वर्जिंग या कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आपका सेकंड वाले का आंसर होगा। मूव करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट नीड्स टू मेक अ 0.12 ओम रेजिस्टर। इस क्वेश्चन में आपको दिया है R इज इक्वल टू 0.12 ओम। शी हैज सम कॉपर वायर of 0.80 millimeter diameter. Diameter of the copper wire is 0.8 mm. Resistivity of the copper is given. Resistivity rho of the copper is equal to 1.8 into 10 to the power minus 8 ohm into meter. Determine the cross sectional area of the wire. पहला कॉन्सेप्ट, एरिया के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ पर हमको डायमीटर डी दिया है तो यहाँ से आर निकल जाएगा डी बाय 2 विच इज इक्वल टू 0.4 mm में है। mm को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये हो गया पाई इंटू 10 टू द पावर 0.4 इंटू 10 टू द पावर। इसको और थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। कैलकुलेशन हमारे लिए और ईजी हो जाएगा। तो पाई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया पाई इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ठीक है, ये हो गया। अगर इसको हमको और अच्छे से सिंप्लीफाई करना है तो 16 इंटू 3.14 लेकर सॉल्व कर लेते हैं। 16 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर स्क्वायर। मीटर में लिया है हम लोगों ने सारी चीज़ों को। 314 16 4 जा 64, बैलेंस आया 6, 22 बैलेंस आया 2, 48 और 2 50, 5024। तो ये हमारा आ रहा है 5024 इंटू 10 का पावर माइनस 8। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो इंटू 10 का पावर 3 आ जाएगा हमारे पास। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, डेसिमल पॉइंट्स में कुछ गड़बड़ आ रही है शायद। 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आ रहा है मेरा आंसर, 5.024। शायद इसके आंसर में कुछ अंतर है। क्या गड़बड़ हो सकती है? पाई कर दिया मैंने 3.14। अच्छा, यहाँ पे 3.14 के 2 जीरोस को मैंने एडजस्ट नहीं किया, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 तो 2 जीरो और आ जाएगा इंटू 10 का पावर माइनस 2। तो ये हो जाएगा 5.024 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ इसको रब कर यहाँ से।
इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो आया 5024, 2 डेसिमल प्लेस लेंगे तो 50.24 इंटू 10 टू द पावर -8। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो 5.024 इंटू 10 हो जाएगा, 10 को एडजस्ट करने पर -7 मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। सेकेंड, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड टू मेक दिस। अगर मुझे रेजिस्टेंस चाहिए 12 ओम का तो मैं कितना लंबा वायर यूज करूंगा, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो L इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन रो। इस फॉर्मूले से वैल्यूज डाल के सॉल्व करने पर हमको आंसर मिल जाएगा। ये आ जाएगा 0.12। एरिया भी हम लोगों ने निकाला था 5। मैं अप्रॉक्सीमेटली 5 लेकर ही सॉल्व करूंगा इसको। 10 टू द पावर -7, या आप चाहें तो 5, चलिए पूरा ही ले लेते हैं। 5.024 इंटू 10 का पावर -7 डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी हमको दी है 1.8 इंटू 10 का पावर -8। तो इसको अगर मैं काटूं 0.6 से काटूंगा, डेसिमल्स थोड़े से आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं इसको एक काम करता हूं 12/100 लिख लेता हूं। 1.8 जो है उसको 18/10, तो ये 10 ऊपर चला जाता है। 10 टू द पावर -8 को ऊपर ले जाने पर 10 टू द पावर +8 हो जाता है। 10 टू द पावर -7 पहले से है, और इसमें हो गया आपका 5024 डिवाइडेड बाय 1000 हो जाता है। इस तरीके से सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो ये एक कटा, ये एक कटा, ये काटा मैंने 6 से 2 जार, ये कटा 6 से 3 जार। ये कट सकता है क्या? 5 to 7 और 4 11 नहीं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास टेंस कितने बच गए? 1 2 3 4, 10 का पावर 4। ये हो गया आपका 10 का पावर, स्पेस की ज़रूरत है मुझे, मैं यहाँ पर यूज़ कर ले रहा हूँ। तो मेरे पास वैल्यूज़ आ जा रही हैं आपकी 2 इंटू 5024 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 का पावर 8 - 7 इज 1, और यहाँ पर से -4 और आ गया, तो 1 - 4। ये आ गया 10 का पावर -3। इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। 3 से काटते हैं 1 जार, बचा 20, 6 जार, बचा 22, 7 जार, बचा 14, 1 4, 4 जार, बचा 0.6 ले लेते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 6 2 जार 12, बैलेंस आ गई 1, 2 4 जार 9, 1 8 1 9, 14 का 4, बैलेंस आया 1, 6 2 जार 12 1 13, बैलेंस आया 1 3। 3.3492 इंटू 10 टू द पावर -3, विच इज 3 डेसिमल प्लेस अगर मैं एडजस्ट कर दूं तो 3.3, 33 492 49.2। एक डेसिमल प्लेस आएगा, इसको सॉल्व करने पर इतना वैल्यू आया। यहाँ पर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया ये 3349.2 इंटू 10 टू द पावर -3। 3 डेसिमल प्लेस और एडजस्ट करने पर इसका वैल्यू आया 3.34। तो सेकंड वाले का आंसर आएगा आपका 3.34। कैलकुलेशन देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत ही सा आसानी से हो जाएगा। स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से बनने चाहिए आप लोगों से। अब इसमें क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन इन द गिवन डायग्राम। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिए हुए हैं। स्टूडेंट मेक्स अ स्टेटमेंट दैट मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज स्ट्रॉन्गर देन एट वाई। एक्स और वाई कहाँ पे है? ये है हमारा एक्स और ये है हमारा वाई। ऑब्वियसली इस डायग्राम को देखते ही समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड एक्स पे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फोर्स लाइंस डेंसर हैं एज कंपेयर टू यहाँ पर कंपैरेटिवली कम डेंसर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर फील्ड लाइंस पास है वहाँ पर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है मैग्नेटिक फील्ड, और जितना दूर दूर होंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंपैरेटिवली वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। तो पहले वाले का तो यस होगा। वाई? इसका रीज़न होगा कि फील्ड लाइंस एट एक्स आर डेंसर। रीड्रॉ द डायग्राम एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर इस डायग्राम को हमको रीड्रॉ करना पड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर होते हैं? नॉर्थ से साउथ की तरफ। बस हमको इसमें
ये एरो बस और ऐड करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स ऑन साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, और अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। ये भी एरो आप दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। मूव करते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस तरीके से आप अगर कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ के सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो बहुत ही आसानी से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नाउ ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, 4 नंबर का केस बेस्ड क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? अबव इमेजेस ऑफ अ डीएसएलआर, डीएसएलआर कैमरास जो आप रिकॉर्डिंग्स के लिए यूज करते हैं, फोटोज के लिए, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के द्वारा। सेकंड इमेज जो है स्कीमेटिक डायग्राम है, मतलब ये आपको एक फोटो दिखा रहा है और उसके अंदर किस तरीके से लेंसेस वगैरह जमे होते हैं, कैसे रे डायग्राम बनता है, उसको शो किया है। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेंसेस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड, ये दिया हुआ है किस तरह का लेंस है ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस शोन इन द इमेज। इस इमेज में कॉन्वेक्स लेंस शो किया गया है। व्हाइट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेंसर, ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन ऊपर वाला नीचे है, तो ये आपका इन्वर्टेड इमेज दिख रहा है, और साथ में रियल रेस के इंटरसेक्शन की वजह से बन रहा है तो रियल होगा, या इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होते हैं। तो सेकंड का आंसर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के। इस पूरे चैप्टर का अलॉन्ग विद द एनसीईआरटी के जो भी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और एग्जांपल्स, उसके अलावा जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, सबका वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। एक कंप्लीट रिफ्लेक्शन का पूरा पैकेज, उसके अलावा भी अदर चैप्टर्स के भी पैकेज उपलब्ध है। तो आप हमारे चैनल पे जाके उन वीडियोस को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को के कंटेंट को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम और ऐसे मोटिवेशनल कंटेंट्स और क्लियर कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर आ सकें और आपकी पढ़ाई में मदद कर सकें। हम चाहते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट्स को समझकर अच्छे मार्क्स स्कोर करें। उसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम इस वीडियो के बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और नेक्स्ट हमारा सैम्पल पेपर एनालिसिस होगा मैथमेटिक्स का, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। अटेम्प्ट आइदर सब पार्ट सी और डी, या तो सी यूज सॉल्व करना है आपको या तो डी। फोटोग्राफर डीएसएलआर यूज कर रहा है, फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 50 mm, f इज इक्वल टू 50 mm। द लेंस प्रोजेक्ट्स एन इमेज ऑन टू द कैमरा सेंसर दैट इज लोकेटेड एट 60 mm। मतलब आपका इमेज कहाँ पे बन रहा है? सेंसर में 60 mm की दूरी पर, ठीक है, बिहाइंड द लेंस, ठीक है, लेंस के राइट हैंड साइड में, तो V आपका पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए इसका फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस कैसा बनता है? ऐसा, इसके लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U हमको कैलकुलेट करना है। ये लेंस है तो हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हमको u कैलकुलेट करना है, मैं u को इधर ट्रांसफर कर लेता हूं तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1/v, f इधर लाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 1/f। 1/v की वैल्यू दी हुई है +60, f की वैल्यू दी हुई है +50। ये जो हमारा आंसर आएगा मिलीमीटर्स में आएगा। 60 और 50 का क्या होगा? 300 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका 60 से तो 5 और इससे 50 से तो 6, तो ये आ गया -1/300। u हमेशा नेगेटिव होता है, 1/u की वैल्यू इतनी, तो u की वैल्यू -300 mm। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा था। लेंस फॉर्मूले में हमको f और v की वैल्यू डाल के u निकालना था। कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगा, और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि जो हमारा इमेज बना है 60 मिलीमीटर बिहाइंड द लेंस, मतलब राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस पे बना है, इसलिए v भी पॉजिटिव होगा। अब सेकंड क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है? अ फोटोग्राफर इज यूजिंग DSLR कैमरा टू टेक द पिक्चर ऑफ द फ्लावर। द फ्लावर इज पोजिशन एट 150 mm। तो इस क्वेश्चन में आपको u दे दिया 150 mm, u हमेशा नेगेटिव होता है तो -150। द एक्चुअल हाइट ऑफ द फ्लावर इज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे दिया है 80 mm, और हाइट ऑफ इमेज इन द कैमरा सेंसर HI इज इक्वल टू 20 mm दिया है।
कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कैमरा ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ निकालना है, मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर इसको फिर से शुरू करते हैं। तो इसमें हमको क्या निकालना था, इस क्वेश्चन के लिए हमको बोल रहा है कि फोकल लेंथ हमको कैलकुलेट करना है। फोकल लेंथ के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस है, ठीक है, क्या निकालना है, फोकल लेंथ। तो हमको v और u की वैल्यूज निकालनी है। v और u की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी हुई है, बल्कि हमको सिर्फ u की वैल्यू दी हुई है, u इज इक्वल टू -150। v की वैल्यू हमको निकालने के लिए m वाला कंडीशन दिया है। मैग्निफिकेशन इन लेंसेज इज इक्वल टू v अपॉन u, जिसकी वैल्यू हमको दे दी है, नहीं दी है। तो इसके लिए हम दूसरा फार्मूला यूज करेंगे मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v अपॉन यू इज इक्वल टू hi अपॉन ho। तो v अपॉन यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हमको दी हुई है 20, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमको दी हुई है 80, तो दिस इज इक्वल टू 1/4। तो इससे हमको मिल गया v इज इक्वल टू u अपॉन 4, या u इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ठीक है। चलिए, v इज इक्वल टू u अपॉन 4, u की वैल्यू है हमारी -150 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 37.5। इन दोनों वैल्यूज को डालने पर 1/f इज इक्वल टू 1/v, 1 अपॉन 37.5 माइनस 1/-150। हम लोगों ने 4 टाइम्स में देखा था, तो ये एलसीएम में आ जाएगा। एलसीएम हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, 4 टाइम्स था तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा -3, सॉरी 4 - 1, 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5/150। पोजिशनड 150 mm अवे। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन प्लस माइनस का है, v को पॉजिटिव मिलेंगे कि नेगेटिव मिलेंगे। अगर v को नेगेटिव में लेते हैं तो f आ जाता है नेगेटिव में, जो कि गलत हो जाएगा। अगर मैं v को नेगेटिव में लेता हूँ, माइनस में लेता हूँ, ये माइनस होगा, तो ये आपका -4 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, तो माइनस में आएगा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो ठीक तो लग रहा है मुझे 1/30। तो इसका फोकल लेंथ f की वैल्यू 30 mm की होनी चाहिए। कोई करेक्शन होगा तो वी विल क्लैरिफाई दैट लेटर। बाकी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें हमको क्या दिया था, हाइट ऑफ इमेज दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उससे हमको मैग्निफिकेशन मिल गया 1/4, 20 and 80, ठीक है, 1/4 मिल गया, विच इज ऑल्सो इक्वल टू v अपॉन यू। तो इससे हम लोगों ने v की वैल्यू निकाली u अपॉन 4, u की वैल्यू आ गई हमारे पास 37.5, 37.5 की वैल्यू लेंस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने पर फोकल लेंथ मिल गया हमको 30 मिलीमीटर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ दिस इज अवर 5 मार्क्स क्वेश्चन। ये लास्ट टाइप के क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन होगा जिसमें ऑप्शंस होंगे। तो अटेम्प्ट आइदर ए और बी, हमको या तो ए अटेम्प्ट करना है या तो बी अटेम्प्ट करना है। इसमें हमको दिया है द अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर शोन इन द अबव फिगर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। बैटरी के साथ कनेक्टेड है ये वाली। पावर डिसिपिएशन इन 100 ओम रजिस्टर इज दिस मच। ये जो 100 ओम रजिस्टर है इसका पावर हमको दिया हुआ है 81। कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। तो इसको आर हमको दिया है, P इज इक्वल टू I² R, पावर का फॉर्मूला होता है, तो इससे हम निकाल सकते हैं I इज इक्वल टू P इंटू R। P की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, पावर 81, और I² की वैल्यू, R की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 100। कुछ गड़बड़ क्या, P इज इक्वल टू गड़बड़ है, P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू I² R होता है, V²/R। P इज इक्वल टू I² R, तो I² इज इक्वल टू P अपॉन R। पावर हमको दिया है 81, R हमको दिया है 100, तो I इज इक्वल टू √81/100 विच इज इक्वल टू 0.9, 9/10 आएगा तो 0.9। तो हमको मिल गया करंट इन द सर्किट। इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा कितना होगा, 0.9 एम्पियर का। यहाँ पर से 0.9 आएगा, इस तरफ आएगा 0.9, पॉजिटिव से 0.9 आया, यहाँ पर ये दो हिस्सों में बटेगा, फिर यहाँ पर से भी 0.9 ही बाहर आएगा, 0.9, ठीक। द रीडिंग इन द वोल्ट मीटर V2, ये जो V2 वोल्ट मीटर है इसमें हमको रीडिंग निकालनी है। तो हमको पता चल गया है कि
इस पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू, जो नेट करंट की वैल्यू होगी वो होगी 0.9। तो हमको निकालना है V, तो V इज इक्वल टू होगा IR। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसके लिए हमको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 बाय RE इज इक्वल टू 1 बाय 25 प्लस 1 बाय 25 विच इज इक्वल टू 2 बाय 25। तो RE इज इक्वल टू 25/2 ओम्स। इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया आपका 25/2 ओम्स विच इज इक्वल टू 12.5। तो V इज इक्वल टू IR, I हमको पता है 0.9, R की वैल्यू हमको मिल गई 25/2 या 12.5, जैसे भी करके आप सॉल्व करना चाहें। 12.5 करके ही कर लेते हैं, 12.5। इसको मल्टीप्लाई करने पर ये जो V2 है, V2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी I2 इंटू R विच इज इक्वल टू 9 5 जार 45, बैलेंस आया 4, 9 2 जार 18 और 4 22, बैलेंस आया 2, 9 और 2 11, 11.25 वोल्ट्स। तो V2 की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट की 11.25 वोल्ट्स। अब हमको रीडिंग इन वोल्ट मीटर V1 निकालना है। V1 में कितना रीडिंग होगा, तो V1 में होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इस क्वेश्चन को हम समझें अच्छे से, मैं इसको एक बार क्लियर करके फिर क्लियर नहीं करता हूं, थोड़ा सा रब कर लेता हूं। अगर हम समझें इस क्वेश्चन को क्लियरली, तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, थोड़ा सा और आगे तक ले लेता हूं, यहां ले लेता हूं, यहां पे स्पेस कम है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अभी मैंने निकाला 11.25 है। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा उसको अगर मैं इसके साथ ऐड कर दूं तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V1 की वैल्यू मिल जाएगी। V1 विल बी इक्वल टू V2 प्लस जो बाकी बचा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस सर्किट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सर्किट या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, हमारे पास दिया हुआ था पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू पावर इंटू रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। पावर की वैल्यू हमको दी हुई थी 81, रेजिस्टेंस की वैल्यू 100, तो ये आ जाएगा आपका 90 का स्क्वायर। तो V इज इक्वल टू 90 वोल्ट। यहाँ पर से आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम रेजिस्टर V इज इक्वल टू 90 वोल्ट हो गया। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को ऐड करेंगे तो 90 प्लस 11.25 विच इज इक्वल टू 101.25 वोल्ट्स होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो पहले हम लोगों ने करंट निकाल लिया। करंट इज इक्वल टू ये वाला जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, पावर 81 रेजिस्टेंस 100, पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R से हमारा सर्किट का करंट मिल गया। रीडिंग इन वोल्ट मीटर V2, यहाँ पर दो रेजिस्टर्स है, दोनों का हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट निकाला, जो कि आया 12.5, R की वैल्यू 12.5, I की वैल्यू हम लोगों ने अभी कैलकुलेट की थी 0.9, इससे आ गया हमारा 11.25 वोल्ट्स। V2 की वैल्यू 11.25 आ गई। अब यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस और बाकी पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को ऐड करेंगे तो हमको V1 मिलेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने पावर वाला फॉर्मूला V स्क्वायर बाय R निकालकर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बाकी सर्किट, दोनों को ऐड करने पर हमको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो सर्किट में सीधा हम उसको साइन के साथ में प्लस या माइनस के साथ ऐड कर देते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी। इसमें क्या दिया है, इलेक्ट्रिक हीटर कंसिस्ट ऑफ 3 सिमिलर हीटिंग एलिमेंट्स। 3 सिमिलर हीटिंग एलिमेंट्स दिए हैं, 1 2 3। ये दोनों आपको सीरीज में दिख रहे हैं और ये वाला आपको पैरेलल में दिख रहा है। ठीक है, ये 240 वोल्ट बैटरी सीरीज और पैरेलल का कॉन्सेप्ट हो गया। ईच हीटिंग एलिमेंट 1.2 किलोवाट दिया हुआ है। 1.2 किलोवाट मतलब 1.2 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 1200 वाट दिया हुआ है हमको पावर सभी का। S1 S2 S3 3 स्विचेस है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो इससे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस निकालना है ना, हमको निकालना था रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R।
ये मैंने क्यों यूज़ किया, P हमको दिया हुआ है, V हमको सर्किट में यहाँ पे दिख रहा है, R हमको निकालना है, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पावर। V की वैल्यू 240 इंटू 240 डिवाइडेड बाय पावर हमको दिया हुआ है 1200, दोनों जीरोस कैंसिल हो गए, 12 2 24, तो रेजिस्टेंस एक का रेजिस्टेंस 48 ओम का आ गया। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 48 ओम। कैलकुलेट करंट इन ईच रेजिस्टर when only S1 and S3 are closed। S1 और S3 closed है, मतलब यहां पर कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, मतलब ये हमारा A और B आपका सीरीज में हो गया पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, और इधर से C वाला भी कंप्लीट हो गया। तो यहां पे लगा है हमारा बैटरी A B C। कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टर में करंट कितना जाएगा। तो करंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी बाय आर, ओम्स लॉ से। ठीक है, V बाय आर। अब V तो हमको दिख रहा है 240 वोल्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ठीक है, तो ये तो 240 ही रहेगा। इन दोनों का जब लेंगे, तीनों का इक्विवेलेंट ले लेते हैं, तीनों का अगर इक्विवेलेंट ले लें तो A और B दोनों का 48 48 है और इसका भी 48 है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अगर मैं निकाल लूं तो 48 48 का 96 हो गया, 1/96 प्लस 1/48, कुछ इस तरह का बनना चाहिए, 1 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस सीरीज में ये दोनों सीरीज में हो गया, ये पैरेलल में हो गया, तो इस तरह से अगर मैं निकालूंगा तो 96 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3/96, 3 से काटेंगे 3 जार 2 जार, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 32 आ रहा है। अगर इस फॉर्मूले से निकालूं तो 240 अपॉन 32, मतलब ये हो जाएगा आपका 12 2 जार, सॉरी 8 3 जार 8 4 जार 30/4, 30/4, तो 7.5 एम्पियर होना चाहिए इसका आंसर। ओनली इफ S1 एंड S3 आर क्लोज्ड, S1 और S3 क्लोज्ड है तब। पावर डिसिपिएटेड अक्रॉस द सर्किट व्हेन S1 S2 S3 तीनों क्लोज्ड है, तीनों क्लोज्ड है, तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R यूज कर सकते हैं। अगर मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करेक्ट कैलकुलेट किया है तो 240 इंटू 240 डिवाइडेड बाय R, R की वैल्यू कितनी आई है हमारी 32, इसको कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, S1 एंड S3, S1 क्लोज है, कॉन्सेप्ट मुझे सही लग रहा है, बाकी आप लोग एक बार और कैलकुलेट कर लेंगे, अगर कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो हम इसको फिर से एक बार वेरीफाई कर लेंगे। 7.5 इंटू 4, 7.5 इंटू 4 हो गया 300, बैलेंस आ गया 30, 75 2 150 180, 1800, इसके लिए आना चाहिए 1800 वाट्स। कहीं पे मैंने कुछ और गड़बड़ तो नहीं की है, नहीं की, ठीक है, तो ये आनी चाहिए 1800 वाट्स। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमको, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट 48 आ गया, कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर व्हेन ओनली S1 एंड S2 आर क्लोज्ड। तो अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने पूरा कंप्लीट नहीं किया, हम लोगों ने टोटल करंट निकाला था, टोटल करंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से टोटल करंट हमको मिल गया था 7.5, तो 7.5 है तो ये दो हिस्सों में बट जाएगा, 7.5 दो हिस्सों में बटेगा तो क्या होगा, हमको चाहिए I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो पहले वाले केस में इसका इक्वल V तो आपका 240 ही है। ओके, मैं फिर से क्लियर करके एक बार सॉल्व करता हूँ। ये वाला सेकंड वाले केस में फिर से निकाल रहे थे हम लोग, इस केस में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया था वो आया था 32, जिससे हम लोगों ने I निकाला तो 7.5 एम्पियर का करंट आया था।
अब यहाँ पर से ये जो आई आएगा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो पहले वाले केस में I1, अगर मैं इसको I1 ले लेता हूँ तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। V की वैल्यू हमको दी हुई है 240 वोल्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये दोनों मिला के और ये, तो इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट विल बी सेम। तो 240 अपॉन R1 आया था मेरा 96, 24 4 ज़र, तो 10/240/10/4, 2.5 एम्पियर का करंट I1 में जाएगा, तो I2 में ऑब्वियसली 7.5 माइनस 2.5 से हम सीधा निकाल सकते हैं 5 एम्पियर का करंट जाएगा। तो I1 ये दोनों सीरीज में है, सेम करंट होगा 2.5 और 2.5 का, और इसमें जाएगा आपका 5 एम्पियर का टोटल करंट। तो यहाँ पर हमारा फाइनल सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इस तरह के और कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको किन कॉन्सेप्ट्स पे वीडियोस चाहिए। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू ऑल।